In recombinant DNA technology, we use tools. क्या? We use different tools. So we need different tools to recombine DNA. तो सारी बायोटेक्नोलॉजी recombinant DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है? अगर recombinant DNA टेक्नोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। क्या? तुम टिश्यू कल्चर कर रहे हो, ठीक है, दैट्स नॉट बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, अगर तुम कोई जीन क्लोन करके फिर टिश्यू कल्चर एस्टैब्लिश करके फिर उसमें डालोगे जीन अपना, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। वरना टिश्यू कल्चर तो हम माइक्रो प्रोपगेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। या जैसे कारपेंटर है, उसको होता है वो क्या, रंद, मैं रंद दे रहा था, आरी, ठीक है, तूर, क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ा, ठीक है। तो इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के भी टूल्स हैं, ठीक है। दो दे आर एट मॉलिक्यूलर लेवल, दे आर स्मॉल, बट वी स्टिल यूज देम। एंड जब उनके साथ काम करते हैं फिर हम ये भी डिसाइफर करते हैं, ये भी पता करते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इज अ टूल, ठीक है। हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह कितने वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर सिंपल कैरियर दैट हेल्प अस टू क्लोन अ डीएनए। एग्रीगेट इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों ने सब नहीं किया है, ठीक है। जब हम एक प्लाज्मिड डीएनए, ये भी बताऊंगा कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कैसे होते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए कंडीशन में कैसे होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए एक प्लाज्मिड क्या काम करता है और एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक प्लाज्मिड क्या काम करता है। वी सिंथेसाइज देम, ठीक है। हम आर्टिफिशियल बनाते हैं वेक्टर्स भी वगैरह, और हम जिन ऑर्गेनिज्म में होस्ट में डालते हैं वो भी हम इंजीनियर करते हैं, जैसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर द जीन्स। व्हेन यू रन अ प्लाज्मिड ऑन अ जेल, प्लाज्मिड इज नथिंग बट अ वेक्टर, अ सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एंड व्हेन यू रन अ जीनोमिक डीएनए, अगर आप किसी प्लांट, एनिमल, ठीक है, बैक्टीरिया से जीनोमिक डीएनए निकालेंगे, योर जीनोमिक डीएनए इज मेन डीएनए दैट हार्बर्स योर मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है। हमारे में वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। व्हेन यू आइसोलेट दिस डीएनए फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, डीएनए में आइसोलेशन किया है? हाँ किया है। किस में किया है, किससे किया है, किस प्रैक्टिकल में? शाबाश। तो व्हेन यू रन इट ऑन द जेल तो कैसा मिलेगा हमें बैंड? तो व्हेन यू रन अ जीनोमिक डीएनए, हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, तो जितना बड़ा डीएनए होगा उतनी इसकी मोबिलिटी कम होगी, तो वो डीएनए आपको यहां पर मिलेगा बैंड एक, ठीक है, वेल के पास। इट विल गिव फ्लोरेसेंस। अगर कोई छोटा डीएनए आप बैक्टीरियल डीएनए आइसोलेट करिए, वो भी उतनी मोबिलिटी नहीं होगी, मगर वेल के पास ही होगा, मगर इससे थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। नाउ इफ वी टेक अ प्लाज्मिड दैट से 5.4 kb, जैसे तुम्हारा है PEGFP C1 एक प्लाज्मिड है जिसमें GFP प्रोटीन है, PEGFP C1। P इज स्मॉल, जैसे PBr322 सुना है ना? P is always small in the plasmid. PUC, PUC, PUC 18, PUC 19, ये सारे प्लाज्मिड्स नेम है। तो व्हेन यू टेक अ 5.4 kb फ्रैगमेंट, वो जेल पर कहां होगा? वो बहुत आगे जाएगा, ठीक ना, होना चाहिए 5.4 पे। अगर हम एक लैडर यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लैडर, तो 5.4 के पे आना चाहिए। मगर जब हम प्लाज्मिड्स रन करते हैं हमें मल्टीपल बैंड्स मिलते हैं, हमें एक बैंड नहीं मिलेगा, हमें 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहीं पे एक प्लाज्मिड क्या हो जाता है, इसमें सुपर कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हेडफोन है, किसी के पास हेडफोन है? सफेद नहीं है? हाँ सफेद है, सफेद लो, सफेद दिखता है, काला। कोविड था तो क्लास चल रही थी, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर को, सर आपने अपने माथे पर तीर का टैटू लगाया है, बनवाया है, हमें तो पता नहीं। कहते अबे अंधे वो कर्सर है, अबे अंधे वो कर्सर है। देखो फॉर ये प्लाज्मिड तुम्हारा सर्कुलर है, ठीक है। अब इसमें अगर सुपर कॉइलिंग हो गई
ये ऐसा हो जाएगा, और ज़्यादा और सुपर कॉइलिंग हो गई, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। सुपर कॉइलिंग मैंने तुमको पढ़ाया था ना पिछले समय। हाँ शाबाश, एग्जैक्ट। तो अब मुझे बताओ कि ये ज़्यादा तेज जेल में जाएगा कि ये जाएगा? एग्जैक्टली, ये क्या रहेगा? तो इसी वजह से प्लाज्मिड की बहुत सारी फॉर्म्स होती है एंड हमें जेल में मल्टीपल बैंड दिखते हैं। प्लांट का भी तुम के प्लांट का फर्क, एनिमल का भी बड़ा होता है, वो पीछे आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया का थोड़ा नीचे आएगा, वायरसेस का और थोड़ा नीचे आएगा। इसी तरह जब हम रिकमेंड इंडियन टेक्नोलॉजी, हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, वी नीड आवर टूल्स, ठीक है। सो नंबर 1 यू रिक्वायर अ वेक्टर। क्या? फॉर योर रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, नंबर 1 यू रिक्वायर अ वेक्टर। Vector is a DNA that will carry our gene of interest. That will carry our, और उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको अच्छे से रखेगा, ठीक है, कोई शक? दूसरा हमें चाहिए होस्ट। क्या? आपने एक वेक्टर लिया, डीएनए मॉलिक्यूल है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है जब तक कि उसको होस्ट के अंदर हम दाखिल ना करें। फिर वहां पर वो रेप्लिकेट भी होगा, प्रोटीन भी बनाएगा होस्ट की मशीनरी को यूज करके, ठीक है। सो सेकंड थिंग यू रिक्वायर अ होस्ट। ये वेक्टर उस वेक्टर से डिफरेंट है जो आप एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी कैरियर है। वहां पर फॉर एग्जांपल बीमारी फैल गई, मॉस्किटो इज अ वेक्टर, जो प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम, हाँ, या जो है आपके जो है एग्रीकल्चर खाते में बहुत सारी बीमारियां फैलती है किससे? वेक्टर से ही। कीड़ा उठाया, बैक्टीरिया या फंगस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह। पॉलिनेशन भी हमारी वेक्टर्स से बीज करते हैं, ठीक है, वेक्टर इज अ कैरियर। तो यहां पर वेक्टर इन रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इज योर डीएनए, ठीक है, दैट विल कैरी योर डिजायर्ड जीन, गुड वन, डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड इज योर होस्ट, जिसमें हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, ठीक है, और फिर वो हमें इसको प्रोटीन अगर बनाना तो प्रोटीन बना देगा, अगर एक्सप्रेशन वेक्टर है तो, अगर क्लोनिंग वेक्टर है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इन वेक्टर्स में, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। देन यू नीड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगेन तुम्हें कपड़ा काटना है और फर्ज करो तुम दर्जी हो 10-5 मिनट के लिए, तो तुम्हें कपड़ा काटना भी है और फिर जोड़ना भी है, तुम्हें डीएनए काटना भी है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट में डालना भी है, तो यू नीड समथिंग टू कट। सो दीज एंजाइम्स आर स्मॉल सिजर्स, इसको मैं बड़ी डिटेल्स आपको बताऊंगा। और जो है यू नीड लाइगेसेस। ये 4 चीजें आपको चाहिए, और भी चाहिए कुछ? हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट, शाबाश, और तुम्हारा जीन जो हमें क्लोन करना है, शाबाश शाबाश। तो ये 5, और तो नहीं कुछ रह गया? सो दीज 5 थिंग्स यू रिक्वायर फॉर योर रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी मोस्टली, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। सो आपके जो वेक्टर्स हैं ये बहुत सारी तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर आपने खाली प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया, प्लाज्मिड इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर, ओके, नॉर्मली कंटेन्स एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस प्लाज्मिड को अगर हम डिलीट भी कर देंगे बैक्टीरियल से, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से ग्रो होता रहेगा। कभी कभार जब हम इस प्लाज्मिड को अपने जीन के साथ when we put it inside a host, कभी कभार क्या हो जाता है कि थोड़ी दिन पर अगर हम सिलेक्शन प्रेशर नहीं देते, उसको वापस फेंक देता है बाहर, ठीक है। या 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स एक ही टाइप ऑफ इसमें नहीं जा सकते, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो पहला क्या होगा तुम्हारा? अगर 2 डिफरेंट, जैसे तुम्हें पैक 18 वेक्टर है और पीबीआर 322 है, तुम उसको चाहोगे एक ही होस्ट में डालना, वो एक को फेंक देगा बाहर, ठीक है। तो 2 प्लाज्मिड नहीं रहे एक होस्ट में, हाँ। मगर एक ही टाइप के बहुत सारे कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड रख सकते हैं। ये हम तब सिलेक्ट करते हैं व्हेन वी वांट दैट आवर इंसर्ट साइज इज 0 to 10 kb। इस एक इंसान को आना है घर से, तो ये साइकिल पर आ सकती है। अब सारी क्लास को आना है, ये क्या बोलेगी? चलो बैठो पीछे। हो सकता है ऐसा? तुम लोगों के लिए बस चाहिए, और भी 2-2 बसें, है ना। तो लार्जर द इंसर्ट साइज विल द सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर इज डिफरेंट। तो अगर हमें छोटा फ्रैगमेंट है, छोटा जीन है, सो वी प्रेफर प्लाज्मिड जो 0 से। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर्स आर योर बैक्टीरियोफेजेस।
दीज आर वायरल वेक्टर्स जिनकी कैपेसिटी होती है 5 to 25 KB। कोई प्लाज्मा वेक्टर जैसे मैंने बताया PGFP1, PGFPN1, PBR322, PAK18, PAK19, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल? तो बहुत सारे प्लाज्मिड्स, ठीक है, हजारों में। समझ आ रही बात? कौन कौन से प्लाज्मिड होते हैं, कोई एक नाम बताओ। PAK18, अगर इसकी मल्टीपल कोइंसाइड उल्टी होगी तो PAK19 हो गया। मल्टीपल कोइंसाइड को होता है वो मैं तो आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो बैक्टीरियोफेजेस में लैम्डा फेजेस आते हैं, एम फेजेस, so they are all your viral vectors, ठीक है। एम फेज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये करता है, तो उसको हम सीक्वेंसर के लिए यूज करते हैं। खैर उस डिटेल में मत जाओ। ये जो लैम्डा फेज होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो इंसर्शनल वेक्टर और सेकंड इज रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो तुम्हारा जो है लैम्डा फेज कितने तरीका होता है बैक्टीरियोफेज? या तो इंसर्शनल वेक्टर होगा या रिप्लेसमेंट वेक्टर होगा। इंसर्शनल वेक्टर मतलब ये कि अगर हम वेक्टर के जीनोम में कुछ जो आपकी जो है क्लोनिंग साइट है इसमें हम कुछ इंसर्ट करेंगे बाहर से, ठीक है। इंसर्शनल जीन उठाया, ठीक है। जैसे फिर से दो मुझे वो, फर्स्ट में ये आपका वेक्टर है बैक्टीरियोफेज जो वायरस के अंदर है, ठीक है। अगर मैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पकड़ो इसको हाथ में, शाबाश। अगर मैं इस वेक्टर को काटूं, ठीक है, और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूं, बैक्टीरियोफेज की बात करूं मैं, इट्स एन इंसर्शनल वेक्टर। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं क्या करूं कि सम ऑफ द जीनोम ऑफ योर वेक्टर विल बी लॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल ये लॉस हो गया और इसकी जगह मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो क्या हो गया? रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या हुआ? अगर आपको एक वेक्टर है, ठीक है, ओके, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूं मैं, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स एंड बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स ऑफ मेनली टू टाइप्स, और रूट बात करना बंद करो, और ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इंसर्शनल, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, आपने वेक्टर को काटा और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, दैट विल बी योर इंसर्शनल वेक्टर, इंसर्शनल बैक्टीरियोफेज वेक्टर, ठीक है। अब आपका एक और वेक्टर है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेक्टर, ये पकड़ो, ओके, दिस इज योर वेक्टर। A portion of the genome of this vector will be lost, ठीक है, for example this black portion is lost, and now my gene of interest will replace this portion of the genome, so this will be called as a replacement vector। तो ये दो तरीके का आपका इंसर्शनल वेक्टर 10 KB तक आपका ले सकता है, कितना? और रिप्लेसमेंट वेक्टर आपका 25 KB तक ले सकता है। इसका उल्टा नहीं लगता आपको होना चाहिए? इंसर्शनल नहीं, इंसर्शन वाला ज्यादा कैसे लेगा? एक तो तुम्हारा अपना वो वॉल्यूम कम हो रहा है ना उसका रिप्लेसमेंट वाले में। रिप्लेसमेंट वेक्टर एक तुम्हारा बहुत सारा हिस्सा कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी, तो आपको अपन जीनोम में इसका लॉस हो गया। आप उसकी जगह तुम कितना भी आगे डालो तो 10 उसमें होगा और 25 बात समझ आ गई? Third one are your cosmids. Cosmid is nothing but a phosmid with a cos site. Phosmid with a cos site. Cos site.
30 to 45 केबी ये इंसर्ट, जो इस वेक्टर में आपको दो साइड्स होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस साइड। क्या बोलते हैं? ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। ये बाइंड करती है आपके यहां कॉलर में, कॉलर ही बोलते हैं ना उसको, ठीक है। द वायरल जीनोम है कॉज साइट्स इज कॉल्ड एज अ कॉस्मिड, सिंपल। और इसकी जो है कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, 30 to 45 केबी। केबी 1 केबी इज इक्वल टू 10³ क्या, मतलब 1000 बेस पेयर्स। दुकान पर जाओगे तो मुझे 10³ लीटर्स, 10³ ml ऑफ 10³ ऑफ मिल्क दे दो मुझे, वो क्या कहें 10³। ये पर्टिकुलरली बाइंड करती है तुम्हारे कॉलर प्रोटीन्स के साथ यहां पर, ठीक है। ये असल में जब बनाया गया, इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ योर वायरल, ओके, फॉज एज वेल एज प्लाज्मिड के दोनों के कैरेक्टर्स इसमें हैं, प्लस एन एडिशन ऑफ अ कॉस साइट। ये नोन है बैक्टीरिया, ये वायरसेस में, कि सम बैक्टीरिया वायरसेस हैव अ साइट दैट बाइंड द डीएनए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉस साइट, ठीक है। सो अ कॉस्मिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एज वेल एज अ फॉजमिड एट विद अ कॉस साइट, एंड द कैरिंग कैपेसिटी इज 30 to 45। हमें इससे बड़ा डीएनए हमें चाहिए जो क्लोन करना है। ये हो गए 3, ठीक है। चौथा हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं क्रोमोसोम क्रोमोसोम? क्योंकि उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? किसी भी डीएनए में अगर 3 चीजें हो तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। नंबर 1, यू शुड हैव अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कुछ नहीं है, सेंट्रोमेरिक सीक्वेंसेस है, डीएनए सीक्वेंसेस है। एंड यू शुड हैव अ टीलोमियर, तो यू हैव अ क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रोमियर, ठीक है। दीज आर योर टीलोमियर्स, ठीक है। एंड देन यू हैव न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। आपके जब डीएनए कंडेंस हो रहा होता है, ठीक है, क्रोमोनीमा बन रहा होता है, तो डीएनए के कुछ रीजन, जैसे ये रीजन, जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, तो ये कंडेंस हो रहा है, क्रोमोनीमा है ये, ठीक है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये सारे क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो NOR क्या आता है, और ये एक ही जगह पर कंडेंस हो जाते हैं। क्या? ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये ऐसा पोर्शन होता है कि ये एक ही जगह पर, न्यूक्लियोलस है तो ना, क्या होता है न्यूक्लियोलस? क्या होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस कहां पर होता है?
न्यूक्लियस में, ठीक है। यस, राइबोसोम रिच, ठीक है। और ये वो रीजन होता है जहां पर आपके डीएनए का पर्टिकुलर नॉर रीजन कंडेंस हो जाता है और वहीं पर, ठीक है। क्या मतलब, जैसे मान लो ये 3 क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है। तो पकड़ो इसको एक हाथ से, तुम भी पकड़ो एक हाथ से, तुम पकड़ो एक हाथ से। तो ये 3 क्रोमोसोम एक जगह पर कंडेंस हो गए, एक ही जगह पर है, ठीक है, जहां पर आपका राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल आरएनए जीन्स होते हैं। ये क्या होता है, ये एक ही जगह पर कंडेंस हो जाता है और ये रीजन नॉर कहलाता है। और दिस नॉर इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटिटी ऑफ अ क्रोमोसोम। जहां मेरी बात समझ आ रही तुम्हें? इज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑफ योर क्रोमोसोम। तो अगर हम ये 3 सीक्वेंसेस वी somehow put in a stretch of DNA, we'll be able to make artificial chromosomes. So you have 3 types of artificial chromosomes: bacterial artificial chromosomes, yeast artificial chromosomes, human artificial chromosomes, and now you have PACS also, plant artificial chromosomes. So you have BACS, bacterial artificial chromosome, YAC, yeast artificial chromosome, human artificial chromosomes, and plant artificial chromosomes. Simple कैसे, DNA स्ट्रेच लिया, लंबा स्ट्रेच, and these chromosomes can carry more DNA in megabases. कितना? BAC can carry less than 300 kb. इससे पहले हमने कॉस्मिक का कितना देखा? 45 kb तक मैक्स जाता है। तो अगर हमें 300 बेस kb तक क्लोन करना है फ्रैगमेंट, विल यूज बैक। 1 MB तक क्लोन करना है, दैट इज 1000 kb, ठीक है। दैट 10 was 6 base pairs, and HACS can harbor 6 to 10 MB of your डिस्ट्रीब्यूट करो। कितने तरीके से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट? 7 तरीके से। बताओ जरा क्या क्या? हाँ, गर्ल्स बॉयज, ठीक। एक एज वाइज बहुत सारे ग्रुप, हाँ, चश्मा वाइज है ना, हाँ, हॉस्टल डे स्कॉलर्स कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। 100% अटेंडेंस वाले और यूनिकॉर्न, इतना मजा हम उड़ाओ। सर ड्रॉप वाले, ना ड्रॉप वाले, ना ड्रॉप वाले। क्या ड्रॉप वाले? एक साथ ड्रॉप लिया। ओ, मुझे लगा ड्रॉप। हाँ, वो भी एक है, ठीक है। अब इससे पहले कि तुम रेसिस्ट हो जाओ, मैं छोड़। इसी तरह हम जो है वेक्टर्स को, एक तो हमने साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ऑरिजिन के हिसाब से डिफरेंशिएट किया। अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं जैसे आपका हो गया क्लोनिंग वेक्टर, कि ये वेक्टर काम क्या करता है, क्या डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, इसे हम क्या काम ले, ठीक है, क्या इसे हम क्लोनिंग वेक्टर सिंपल, हम क्या, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाया, उसको क्लोन किया। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी कॉपीज बनाई, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है? क्लोन क्या मतलब हो गया? एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियल सेल बनाता है, ठीक है। और n साइकिल्स के बाद अगर 2 बार डिवाइड हो गया तो 2 के 4 बच जाएंगे। एक दिन में 30 हो गया, 1 बिलियन कॉपीज बन सकते हैं। दैट विल बी क्लोन्स। क्या? दैट विल बी क्लोन्स ऑफ द सेम बैक्टीरिया, सिमिलर होगा। तो क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो अगर एक डीएनए कॉपी हमने ली, एक वेक्टर लिया, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको हमने क्लोन किया। क्या किया?
मतलब हमने इसको लाइगेट किया इन और वेक्टर, फिर जब हम इसको होस्ट में डालते हैं, ठीक है, ये होस्ट में चला गया, और फिर जब होस्ट की 1 मिलियन कॉपीज बनी, हमारे वेक्टर की भी 1 मिलियन कॉपीज बनी, तो वह क्लोन द सेम। तो दीज आर क्लोनिंग वेक्टर्स, इंक्रीज कॉपी नंबर, ठीक है। कभी कभार हमें क्या करना होता है, हमें जीन जो हमने क्लोन किया उसको हमें एक्सप्रेस कराना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए शाबाश, उसके लिए हमें चाहिए इनमें क्या खूबसूरत होती है, इनमें क्या होना चाहिए अब, ठीक है। अच्छा, क्लोनिंग वेक्टर में भी क्या होना चाहिए वही बताऊंगा मैं, एक्सट्रा वेक्टर में क्या होना चाहिए वही बताऊंगा मैं। तो यू नो इफ दिस इज योर जीन, ठीक है। जीन के अपस्ट्रीम हमने पढ़ा जीन पिछले सेमेस्टर में, है ना। जीन स्ट्रक्चर क्या होता है अपस्ट्रीम? जनरल नाम प्रमोटर, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेक्टर में यू शुड हैव अ प्रमोटर अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, ठीक है। क्या होता है अपस्ट्रीम मतलब? अपस्ट्रीम क्या होता है? डायरेक्शन क्या होती है जीन की? अगर हम 5 प्राइम की अब जाएंगे 5 प्राइम अपस्ट्रीम, अगर हम 3 प्राइम की तरफ जाएंगे तो जीन है तुम्हारा एक स्टैंड कोई इसमें जो है आपका क्या लेगा, एज ए टेम्पलेट होगा जिसका हमारे मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। फिर ये मैसेंजर आरएनए में प्रोटीन से हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, विस्तार से पढ़ा था, मॉडल भी बनाया था। तो ईपीए साइट किस पे होती है? तो मैसेंजर आरएनए किससे बाइंड होना चाहिए? तो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी होनी चाहिए हमारे जीन वेक्टर में, क्या जो ट्रांसक्राइब भी होगा फिर ट्रांसलेशन में मदद करेगा, क्या। सो प्रमोटर देन योर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ठीक है। और बाकी चीजें जो वेक्टर में होती है वो मैं तुम्हें बताने आगे पहले टाइप्स देखो, ठीक है। कुछ वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शटल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? यस, अभी हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। शटल क्या होता है? और रूप शटल क्या होता है? बैडमिंटन खेला तुम लोगों ने? शटल कॉक देखा है? क्या होता है उसका? क्या काम होता है शटल का? चोब खाना। शटल का क्या काम होता है? कैसे चोब खाना? शटल करता है ना वो। मैं जो में खेल रहे हैं क्या, मैं उसको मारूंगा, ये मुझे मतलब शटल को मारूंगा इसके पास, ये मुझे मारेगा मेरे पास। खेला ना बैडमिंटन, खेला तुम लोगों ने? एक होती है शटल सर्विस, जैसे तुम लोगों को हम थर्सडे के दिन देते हैं वहां जाने के लिए, जो तुमको ले भी जाती है तो लाती भी है। जब कोई एक वेक्टर दो होस्ट में रह सकता है, क्या एक वेक्टर में कैपेबिलिटी है कि वो 2 होस्ट में रह सकता है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया में एक टाइम पे नहीं रहेगा, क्या एक टाइम पे नहीं रहेगा। तो जैसे M13 है ना, ये वेक्टर आपके इकोलाई में भी रहेगा और आपके बैक्टीरियोफेज में भी रहेगा, ठीक है। ये हम यूज करते हैं अगर हमें कोई जीन ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये M13 हम सीक्वेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि हमें वहां सिंगल स्टैंडर्ड जरूरत होता है, क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, सैंगर सीक्वेंसिंग। हाँ, गुड सवाल, सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि सैंगर सीक्वेंसिंग में वी नीड 1 स्ट्रैंड, दूसरे पर तुम्हारा सैंगर पढ़ी है तुम लोग, सैंगर सीक्वेंसिंग है ना, तो दूसरे स्ट्रैंड पर डाई डीऑक्सी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंड पर दूसरे स्टैंड पर जो बनेगा ना, एक स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो M13 यूज करते हैं। और M13 तुम्हारा वायरस में भी ग्रो होता है, बैक्टीरियोफेज में भी और
तुम्हारे बैक्टीरिया में भी। तो इनको क्या बोलते हैं हम? और होते हैं जिनको बोलते हैं इंटीग्रेट वेक्टर्स। क्या? हाँ, कैसे डाल सकते हैं? कैसे? वो दोनों जगह ग्रो हो सकता है, दोनों जगह सस्टेन कर सकता है शटल वेक्टर आपका। मतलब जनरली वेक्टर्स हो स्पेसिफिक होते हैं। हम नहीं, हम यूजुअली हो जैसा हम यूजुअली इक्वल DH5 हम स्ट्रेन इंजीनियर करते हैं। क्यों इंजीनियर करते हैं वो भी बताऊंगा। हमें कॉपी नंबर जरूरत होता है, बहुत सारी चीजें जरूरत होती है। तो हम स्ट्रेन को, अच्छा जिसमें आपका वो सिस्टम बैठ गया होता है जिसमें रेप्लिकेशन नहीं रुके, हाँ रिफायरिंग ऑफ ऑरिजिन जिसमें होता है, तो हम इंजीनियर करते हैं होस्ट, जैसे DH5 अल्फा, वो यूजुअली होस्ट हम करते हैं क्लोनिंग के लिए। फिर BL20 में तुम्हारा इकोलाई का एक और होस्ट है, दैट वी यूज फॉर एक्सप्रेसिंग और प्रोटीन्स। समझ रहे हो? तो शटल हुआ जो दोनों में यूज करते हैं, और यूजुअली हम यूज करते हैं जब हमें जीन ट्रांसफर करना हो, जीन ट्रांसमिट करना हो। कुछ जो है वेक्टर्स हम यूज करते हैं इकोलाई और यीस्ट में ग्रो, दोनों में ग्रो होते हैं वो। हाँ बस उन्हीं दो में वैसे बनाते हैं। यीस्ट में ग्रो होने के लिए इसमें अलग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इकोलाई में उसको ग्रो होकर अलग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें दो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो अलग होती है, डिटेल में नहीं हम जाएंगे। तो और होता है इंटीग्रेट वेक्टर्स। कभी कभार आप जब ये आपका डीएनए है, ये आपका जीनोमिक डीएनए है जो बैक्टीरिया का होता है, और ये आपका प्लाज्मिक डीएनए, और ये आपका होस्ट। ठीक है, प्लाज्मिक डीएनए यूजुअली क्या करता है कि ये प्लाज्मिक डाला, वो यहां पर रहता है अलग से, अलग थलग बुझ अलग थलग मिशन कैसे कीन इशू तिथे बड़ा सा। अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाया, ठीक है, ये डालना है हमें प्लांट में, ठीक है, तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एपिजोम। मतलब ये कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड में ऐसी क्षमता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड यहां से यहां तक है, ठीक है, ये हिस्सा इंटीग्रेट होगा तुम्हारे जीनोमिक डीएनए में, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और एक्सप्रेस होगा क्योंकि प्लाज्मिड लूज भी कर सकता है, ठीक है। अगर तुमने सिलेक्शन प्रेशर छोड़ा, जैसे इस वेक्टर में एंटीबायोटिक है, वो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, तो एंटीबायोटिक इज अ सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है, लेकिन जब तुम एंटीबायोटिक हटाओगे ना, तो वेक्टर बोलेगा मुझे क्या जरूरत रखने की है, होस्ट बोलेगा, तो वेक्टर को बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस जीनोम ऑफ द होस्ट, और व्हाटएवर हमारा होस्ट ही समझो यहां पर, ठीक है। तो उसको हम क्या, वो जो जीन इंटीग्रेट है उसको हम बोलते हैं एपिजोम, क्या बोलते हैं, और वो स्टेबली ट्रांसफेक्ट हो जाता है, क्या स्टेबली जीनोम में हो जाता है। अब उसमें एक चीज होता है कि अगर गलत जगह जुड़ गया, जैसे तुम्हारे हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में लग गया वो, तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो चीजें बहुत सारी, अब क्रिस्पर कैस से वो चीजें दूर हो रही है, क्योंकि तुम्हें एक ट्रांसजीन बनाने के लिए, एक जीन डालने के लिए यू सेट थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसमें से तुम्हारा एक दो एक्सपेरिमेंट चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि वो गलत जगह पर लग जाता है, या लग गया तो एक्सप्रेस नहीं करता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। इसलिए वी रन थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक चल गया तो चल गया, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चल गया तो विल ट्राई अगेन। सर जो ये ट्रांसफर इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी है ना सर, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में या वेक्टर में करवाऊंगा, वेक्टर में है ना ये, हम क्या वेक्टर करता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर, ये प्रोबेबिलिटी वेक्टर में ही होती है। इसमें आपको जो इसको बोलते हैं होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग, ठीक है, या नॉन, दो चीजें होती है रिकॉम्बिनेशन में। जब तुम्हारे मम्मी का क्रोमोसोम डैडी का क्रोमोसोम मिलता है तो कहते हैं कि भाई ये इसकी नाक माँ जैसी है, डैक्शुस नानी हूँ, अच्छा सिम्पसन है ना, वो जो कोरिलेट, तो वो सही गलत नहीं बोलते। तो क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, बच्चे में रिकॉम्बिनेशन होती है, और जो है माँ के कैरेक्टर्स भी आते हैं, बाप के कैरेक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि एन नंबर होता है ना, एन जाइगोट इज 2n, एन नंबर, एन फ्रॉम योर मदर, एन फ्रॉम योर फादर, ठीक है, देन द 2n इज द जाइगोट, फिर उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। आजमचिकसन क्या रिकॉम्बिनेशन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कुछ रीजंस ऐसे, जैसे फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया से क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें कुछ रीजन्स होते हैं जो होमोलॉगस होते हैं, क्या ये पान रिकम्बाइन करा, ये ये होशिया बन जा रहा, ठीक है, क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट वेक्टर्स क्या करते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं बस। और होते हैं आपके रिपोर्टर प्लाज्मिड्स,
रिपोर्टर प्लाज्मिड्स, मतलब कि मेरे हाथ में एक लड्डू है, समझो मेरे हाथ में एक लड्डू है, मैं पीछे मुड़ा, मैंने लड्डू उठाकर ऐसे फेंका, एक ने लड्डू खा लिया। अब मुझे कैसे पता कौन लड्डू किसने लड्डू खाया? हाँ, जो चबा रहा होगा, है ना, ऑब्वियस। जब हम रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, हमें कैसे पता चला कि हमारा जीन चला गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोटीन एक्स कोई सा जीन मैंने ट्रांसफर किया, मुझे कैसे पता कि जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया वहां पर? एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डालते हैं, और कभी कभार हम क्या रखते हैं, हमको रिपोर्टर जीन्स आता है कि दूर से हमें दिखे, जैसे जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन रखते हैं अपने जीन के साथ। तो रिपोर्टर जीन हम यूज करते हैं देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें जीन प्रोटीन की लोकेशन देखनी कहां पर है सेल में, ठीक है। इतना कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है वहां पर जो हम चोरी ले लेंगे? ओके ठीक है, मगर अभी खुलना भी चाहिए। ओह नो, क्या? सर रिपोर्टर जीन वेक्टर है, आप जनरली वेक्टर में होता है जब आपका रिपोर्टर जीन, तो उसको रिपोर्टर वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो, ठीक है। आप तुम्हें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना है सेल में कहां है, क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना है सेल में? हमें लड्डू कौन खा रहा है क्या, और मुझे लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हाँ हम क्या करते हैं, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, इसके इस साइड या इस साइड हम लगा देते हैं ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। जैसे ये AR है, एंड्रोजन रिसेप्टर एक जीन होता है जो प्रोस्टेट कैंसर में प्रिवेलेंट होता है, ठीक है। मगर नॉर्मली श्वासा ही साइटोप्लाज्म, क्या श्वासा, तो हमें देखो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो साइटोप्लाज्म में प्रीडोमिनेटली है, न्यूक्लियस खाली, ठीक है। मगर जब कैंसर हो जाता है ना, ये चला जाता है पूरा न्यूक्लियस में और वहीं बैठ जाता है। एंड इट्स एन एंड्रोजन रिसेप्टर, इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट एक्टिवेट्स ऑल दो जीन इन्वॉल्वड इन सेलुलर सर्वाइवल, सेलुलर प्रोलिफरेशन। AR एंड्रोजन रिसेप्टर, तो हमें देखना है कि ये कहां पर है सेल में, क्योंकि हम ड्रग डिस्कवरी में क्या यूजुअली करते हैं, हम फिर इन सेल्स को ट्रीट करते हैं। हम क्या करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं इन सेल्स में ना अपने ड्रग्स की। हमें देखना होता है कि कौन सा ड्रग हमारा इस एंड्रोजन रिसेप्टर को वापस न्यूक्लियस में वापस ले आएगा, सॉरी वापस साइटोप्लाज्म में ले आएगा। वी डोंट वांट इट इन द, तो हम इसकी मूवमेंट कैसे देखेंगे, हम वेक्टर लाते हैं, उसको GFP करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं और उसको डाल देते हैं सेल में।
तो मेन हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की लोकलाइजेशन देखनी है, मगर वो हमें कैसे पता चलेगी जब हमें फ्लोरेसेंस दिखेगा। एंड्रॉइड रिसेप्टर तो खुद फ्लोरेसेंस करता नहीं है, हम उसका एक प्रोटीन ऐसा एक्सप्रेस करेंगे जो उसके साथ साथ चलेगा, क्या जो उसके, फिर हम देखते हैं कि जैसे ये देखो, जैसे ये न्यूक्लियस से पूरा बाहर आ गया फॉर एग्जांपल, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस दवाई ने, ये हम स्क्रीनिंग ऐसे भी यूज करते हैं। इसी तरह हम गस प्रोटीन, हमने प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन की, तो गस प्रोटीन हम देखते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया के, हाँ हमारा जीन इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हमारा रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस होगा वो उसके साथ बंधा हुआ है तो वो भी एक्सप्रेस होगा, वो दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे। जैसे हमें देता है फिर ब्लू कलर, क्या हम जब प्लांटलेट ग्रो करते हैं क्या हुई, अच्छी इमेज ऐसी है GUS। सर जब हम जेनेटिकली इंटीग्रेट वेक्टर के साथ एक रिपोर्टर वेक्टर भी डाल रहे हैं ना, तो उससे कुछ फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा? बहुत सारी चीजें, हाँ ये साइज बढ़ जाता है इसका, कोई मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमको बांधूं एक तोक से, तोक समझते हो, एक आयरन बॉल बड़ी से 5 किलो की यहाँ पर टांगों में, ठीक है, तुम्हारी मूवमेंट में कुछ होगा इफेक्ट कैसा, मतलब एक तो प्रोटीन अकेला है, एक उसके बाद एक बोरल हमने रखा साइड में, वो बेचारा वो क्या करेगा उसको, तो इफेक्ट होता है, मगर चूंकि ये सेलुलर लेवल पर हम देखते हैं शुरू में लोकलिज्म वगैरह तो उसमें चल जाता है, ठीक है। और जब अब फॉर तुमने राइस में डाला, अब तुम मत से वो राइस खा सकते हो, ग्रीन फ्लोर पता चले खा रही हो तो तुम चमक रही हो रात को अंधेरे में फ्लोरेसेंस कर रही हो, तो दैट्स नॉट गुड, है ना। रिसर्च पर्पसेस के हाँ क्या हमारा जीन गया, ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल है नहीं है, फिर हम इसको क्या करते हैं, एक रिकॉम्बिनेज बेस एक्सचेंज रिपेयर होता था पहले जो हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिर ये रिपोर्टर जीन हमारा अपना जीन चला गया ना, रिपोर्टर जीन को बाहर निकाल दिया, GFP को बाहर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाल दिया, देखो कैसा कलरफुल ही देता है, ठीक है। ये गस एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये रिपोर्टर जीन है, बात समझ में आ रही, शाबाश। Now in your natural conditions again you have 3 types of plasmids, F plasmids, R plasmids and col plasmids। तो F प्लाज्मिड्स ये नेचुरल कंडीशंस में तुम्हारे ये प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, F, R एंड कॉल। F स्टैंड फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने बताया कि जब जीन ट्रांसफर होता है या तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दैट मींस आपका एक डीएनए एक्सटर्नल सोर्स से आया, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स से जुड़ा जिनको हम कॉम्पिटेंस फैक्टर्स बोलते हैं, और उसके जरिए से ये आपके सेल में जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्या होता है कि एक बैक्टीरिया पाइलस बनाकर अपना एग्जैक्टली कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन में ये पाइलस बनाने में एफ प्लाज्मिड यूज करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड कहीं पर डालेंगे तो ये कॉन्जुगेशन पाइलस बना करके अपना डीएनए फिर दूसरे बैक्टीरिया में भी डालता है, तो दैट्स व्हाई दिस प्लाज्मिड कॉल्ड एफ प्लाज्मिड एंड नॉर्मली नेचुरल कंडीशंस वी फाइंड देम। आर प्लाज्मिड्स आर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स, resistance plasmids usually contain a resistance for antibiotics, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो these plasmids में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, तो ये प्लाज्मिड किसी दूसरे में चला गया, तो these plasmids usually are called as R plasmids। कभी कभार ये पॉइजन भी होता है, क्या पॉइजन जीन,
तुम्हें पॉइजन जीन डाल दिया ना, एक्स होकर मर जाएगा इंसान, पॉइजन प्रोटीन बनाएगा। वो और मतलब मुझे XYZ बोल रहा हूं मैं। तो और प्लाज्मिड बनाता है पॉइजन। हाँ, और रेजिस्टेंस भी। और कॉलिसिन एक, कॉल स्टैंड फॉर कॉलिसिन, ओके, दैट कोड्स प्रोटीन दैट कैन किल अदर बैक्टीरिया। ठीक है, किल अदर बैक्टीरिया। ये वाली जब कंपटीशन होता है ना बैक्टीरिया में, तो एक बैक्टीरिया ये जीन एक्सप्रेस करके दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तभी क्या होता है कि अगर तुम बैक्टीरियल को कल्चरिंग करोगे ना, कभी होता है एक ही बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ है, एक बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है को कल्चरिंग में। तो वो क्या होता है, वो कॉलिसिन जीन सिंथेसाइज करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। बट ये कि क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन्स होने चाहिए। मतलब दोस्त ने दोस्त को खंजर मार दिया। सबसे खतरनाक दुश्मन पुराना है गहरा दोस्त होता है।